स्ट्राइक को अंजाम देने की बात हो या नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत से। वो शख्सियत जिनके कंधों पर है देश की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी। हमारे साथ हैं सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी आप सबसे मिलकर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले इस नई जिम्मेदारी के लिए और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपके नजरिए से इस वक्त सेना के सामने आप जिस पद पर हैं उसे देखते हुए चुनौतियां क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, भारतीय सेना दुनिया की तमाम सेनाओं में अव्वल सेना मानी जाती है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सेना को हम और बढ़ावा दें, ताकतवर बनाएं, ताकि सेना अपने कार्यशाली में जो भी हमारे को कर्तव्य और कार्य दिया गया है उसको सही रूप से बखूबी तरीके से निभाती रहे। सर, बहुत सारी तब्दीलियां पीछे हुई हैं जिन परिस्थितियों में आपकी नियुक्ति हुई, उसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज भी खड़ी करने की कोशिश की गई। 2 सीनियर अफसरों के ऊपर जनरल रावत चुने गए हैं, कुछ खास काबिलियतों की वजह से, कुछ खास परिस्थितियों की वजह से। सबसे पहले ये बहुत अच्छा लगा देख करके कि वो दोनों अफसर जिनके ऊपर आप चुने गए उन दोनों ने अपना पूरा समर्थन और पूरा साथ आपको देने की बात कही है, खुलकर कही है। आपका इंटरेक्शन उनके साथ इस दौरान क्या रहा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो नियुक्ति हुई है ये सरकार का फैसला था और बहुत ही सहनशीलता के साथ मैं इसे स्वीकृत करता हूं। मुझे यकीन है कि हमारी भारतीय सेना को जो कर्तव्य दिया गया है वो सरकार द्वारा दिया जाता है और उसका पालन करना हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं ये भी जानता हूं कि जो हमारी फौज के जो जवान हैं, जो अफसर साहिबान हैं, जेसीओ साहिबान हैं और जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हैं, अदर रैंक्स हैं, हमारी वीर नारीज हैं, हमारे जो अन्य विधवाएं हैं, सिविलियंस हैं, वेटरन्स हैं, उनके साथ उनके जो परिवारजन हैं, उनकी ओर भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। तो मुझे बड़ी बखूबी से दोनों कार्य क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी। जहां तक इन 2 जनरल्स का सवाल है, जनरल प्रवीण बख्शी और जनरल हैरिस, इनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाया है। पहले हमने आपस में एक साथ बैठकर रोटियां तोड़ी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा सहयोग के साथ हमने आपसी काम किया है और आज उन्होंने जो ये फैसला लिया है कि वो मुझे सहयोग देते रहेंगे। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सेनाध्यक्ष होने के कारण मेरा कोई महत्व नहीं है। वो जो सहयोग दे रहे हैं वो भारतीय सेना को सहयोग दे रहे हैं, जिसका मैं सेना अध्यक्ष हूं। और हम लोग जब फौज में कमीशन होते हैं, हमारी सिखलाई यही बताती है कि आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। सर, लेकिन इसी पर एक सवाल मेरा और है। ये कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ट्रेडिशन टूटा है, एक परिपाटी बदली है। पहले सेना में नियुक्ति का, खासतौर पर सेनाध्यक्ष का पद केवल वरिष्ठता के आधार पर ये इसका चयन हुआ करता था। आज सरकार ने अपने विवेक से ये फैसला लिया है। कुछ लोगों का कहना है जो पुराना सिस्टम था कि आप वरिष्ठता को प्राथमिकता दें वही बेहतर था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों के हालात पर यह फैसला सरकार को करना चाहिए। आप सेना एपॉलिटिकल होती है, मैं जानता हूं कि इसमें कोई राजनीति आप नहीं दिखते, लेकिन फिर भी आपका क्या मानना है इतनी लंबी सर्विस के बाद? देखिए, इस पे मैं कोई खास टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये जो फैसला है ये हमारे जो मिनिस्ट्री है, सरकार है, उनके द्वारा किया गया है। किन परिस्थितियों में उन्होंने ये फैसला किया है इसकी जानकारी उन्हीं को होगी। मैं ये जानता हूं कि मैं बखूबी से अपना कर्तव्य पालन करता रहूंगा और मेरा जो ध्यान है वो मेरे जवानों की तरफ ज्यादा रहेगा। सर, आपको एक और नाम से आजकल पुकारा जाने लगा है, मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्योंकि देश में पिछले 2 सालों के अंदर हमने सेना का जो पराक्रम 2 कम से कम महाज पर देखा है। एक उत्तर पूर्व में पिछले साल, तब आप वहां कमांड में थे, और इस साल पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन सेना ने लिया है, दोनों एक्शन से आप नजदीक से जुड़े रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? और सेना का पराक्रम जिस पर सबको पहले से भरोसा था और सरकार की एक साफ आदेश, सरकार का सेना के साथ खड़े रहना, आप कुछ बदलाव देख रहे हैं इसमें? देखिए, जहां तक इस तरह की कार्रवाई की गई है, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो सेना है सक्षम है, लगातार परीक्षण करते रहती है और इस परीक्षण के द्वारा हम किसी भी कार्रवाई को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो की गई है वो हमारे जवानों द्वारा, हमारे जूनियर लीडरशिप द्वारा हम सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं
और वो मार्गदर्शन हमने किया, लेकिन इसका जो अहम सहयोग हमें मिला वो सरकार से मिला है। लेकिन जो कार्रवाई की है वो हमारे जूनियर लीडर्स और जवानों ने की है, जो बहुत ही सक्षम है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी तैयारी हमेशा इस कार्रवाई के लिए सदैव रहेगी। ये तो हम पहले से भी जानते थे कि सेना अपने स्तर पर जब भी जरूरत होती है इस किस्म की कार्रवाइयां करती है। आपको लगता है लेकिन इस बार जब खुलकर 2 बार सरकार ने इस बात को साफ किया दुनिया के सामने कि हमारी सेना ने ये काम किया है, ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ, वो टेररिस्ट हों, उग्रवादी हों, उनके मन में कुछ खौफ होगा, कोई डिटरेंस क्रिएट हुआ इससे? देखिए, ये एक संदेश देने का मकसद होता है। सरकार ने जो अब की बार खुल के बोला कि हमने इस तरह की कार्रवाई की है, ये एक संदेश दिया गया है। और मेरे ख्याल में जो ये संदेश दिया है, ये बखूबी संदेश है। इसका कोई मकसद था और वो मकसद जो था वो हमने अचीव किया है। सर, आज आप सेनाध्यक्ष बने हैं और कुछ रोज पहले पाकिस्तान में भी तब्दीली हुई है उनकी सैनिक लीडरशिप में। जनरल कमर बाजवा ने वहां पर कमान ली है। उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनको यहां देखा जाता है कि इंडिया वॉचर की तरह। उन्होंने भी वहां के जो पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि वो भारत को बहुत बखूबी समझते हैं और उनकी नियुक्ति भी उनका जो एक्सपीरियंस रहा है एलओसी पर, भारत की सरहद पर, उसके बिना पर उनको चुना गया है। आपके काउंटर पार्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारी ओर से अमन और शांति बहाल करने की पूरी कोशिश रहेगी। हम यही चाहेंगे कि सरहद में किसी तरह की ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि आपस में उलझन हो, क्योंकि ऐसी कार्रवाई जब होती है बॉर्डर एरियाज में तो इसका असर फौज के ऊपर इतना नहीं पड़ता है। बॉर्डर एरियाज में रहने वाली जो आवाम जनता होती है उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं एलसी के लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों पार नजदीकी इलाके में दोनों तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन रहती है। तो जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है या टेंशन बढ़ता है और फायरिंग होती है, सीज फायर वायलेशन होता है, तो उसमें सिविलियंस को ज्यादा असर पड़ता है। हम लोग तो इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास बंकर बने हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे पास हथियार हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो आम जनता है उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। किसी किसी इलाकों में हमने उनके सुविधा के लिए बंकर बनाए हैं, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही तो हमें फिर इस तरह के अपनी सिविलियन जनता के लिए, अपनी आम जनता के लिए फिर सुरक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने बयान दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। ये हम सब जानते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये नौबत आ भी सकती है? अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही तो हमें फिर इस तरह के अपनी सिविलियन जनता के लिए, अपनी आम जनता के लिए फिर सुरक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहां तक मेरा विचार है, जनरल बाजवा ने अभी कमान संभाली है। हमें कुछ दिनों तक देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह से कार्रवाई करता है, और अगर अमन शांति चाहते हैं तो हम अपना हाथ जरूर बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में लेकिन आपके इस बयान को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जैसे वहां अखबारों में या टीवी चैनलों में हेडलाइन बन रही है कि भारतीय सेना प्रमुख ने दी धमकी। तो क्या ये पाकिस्तान को कोई आप संदेश देना चाहते हैं ये ऐसा कहकर? देखिए, इसमें ये धमकाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ये हमारे को जो वहां जो मैसेज देना था, वो मैसेज ये था कि अमन शांति चाहते हैं आप। अगर अमन शांति का हाथ बढ़ाएंगे तो हम अपना हाथ बढ़ाएंगे। अगर आप अमन शांति नहीं चाहेंगे और अमन शांति में अगर दखल देना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। सर, आपका इतना लंबा करियर सर्विस रिकॉर्ड रहा है कश्मीर में। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से हालात जो हैं काफी बदतर होते जा रहे हैं और उसमें सेना का भी एक अहम रोल है। आपके अनुभव के हिसाब से इस वक्त कश्मीर को किस किस्म की हैंडलिंग की जरूरत है और उसमें सेना का क्या रोल हो सकता है? देखिए, जिस तरह से कश्मीर में जो हालात कुछ बिगड़े थे पिछले साल, ये हुआ है कि जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी मोडस ऑपरेंडाई बदलते रहते हैं। हमारे को सतर्क रहना होगा और इस पे ध्यान देना होगा कि अगली कार्रवाई किस प्रकार से होगी। जैसे कि कहा जाता है, टू फाइट अ गुरिल्ला यू हैव टू फाइट लाइक हिम, बिहेव लाइक हिम, अंडरस्टैंड अ गुरिल्ला। तो मैं गुरिल्ला को यहां टेररिस्ट के से सामान्य देता हूं और यही कहना चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी, किस तरह से होगी, हमें पहले तो आवाम के साथ सहमति करनी है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में आवाम का सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आवाम की तरफ रीच आउट करेंगे, जहां तक हो सके उनको अपने साथ अपना सहयोग देकर साथ लेकर चलेंगे।
जनरल सुहाग ने जाते जाते कहा कि कश्मीर में ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, काफी एक्शन हुआ और काफी टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारा भी इस बार काफी नुकसान हुआ, काफी भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। और जिस किस्म के अटैक्स हमने आतंकवादियों से देखे हैं आर्मी इंस्टॉलेशंस पर, एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस पर, उरी, नगरोटा, पठानकोट, उस लिहाज से आप हमारी प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से क्या कहेंगे और इसको कैसे हम सुनिश्चित करें कि कैसे ऐसे ये हाई इंटेंसिटी टारगेट्स जो कि बड़ी लाइमलाइट में भी आते हैं, कम से कम ऐसा मौका किसी को ना मिले। देखिए, जनरल सुहाग हैं, वो एक फील्ड कमांडर रहे हैं, उनको फील्ड के बारे में बहुत जानकारी है। किस तरह की कार्रवाई, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस पहाड़ी इलाकों में की जाती है, उसके बारे में उनको बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। तो जो उनका कहना है वो सही है। जहां तक जो हमले की कार्रवाई है जो पठानकोट, उरी और नगरोटा में हुई, देखिए अगर कोई टेररिस्ट फिदायीन बन के आता है तो वो कुछ हद तक उसे सफलता मिलेगी। लेकिन हमने ये अपनी कार्रवाई इस तरीके से करनी है कि अगर वो हमारे कहीं किसी कैंप के अंदर आ गया, घुस गया, तो उसे जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये हमारी चुनौती रहेगी। किस तरह हम पहले तो अपनी इंटेलिजेंस सेटअप को रिवैम्प करें, जानकारी रखें कि कहीं हमला होने वाला है, किस तरह का हमला होने वाला है, किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, और उस टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करें। चाहे उसे हम कैंप के बाहर न्यूट्रलाइज करें या एक बार वो कैंप के अंदर अगर घुस गया है तो घुसते ही उसको न्यूट्रलाइज करें। तो इसके लिए हमारे को कुछ कार्रवाई में सोच विचार करना होगा, जो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि अगली जो कार्रवाई टेररिस्ट की होगी वो दोबारा किसी आर्मी कैंप या एयरफोर्स के कैंप पर ही होगी। टेररिस्ट अपना मॉडस ऑपरेंडाई बदल रहे हैं, वो कार्रवाई किसी और ढंग से भी कर सकते हैं। उस पर हमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करनी होगी। सर, आप उन कमांडर्स में से हैं जिन्होंने भारत के दोनों अहम फ्रंट्स पर बहुत लंबी सर्विस दी है, चीन के साथ बॉर्डर पर भी और पाकिस्तान के साथ भी। ये आप इस दोहरे खतरे को कैसे देखते हैं? चीन और पाकिस्तान का सहयोग आपस में और सैन्य सहयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, जहां तक किसी भी देश की जो नीति बनाई जाती है वो अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए बनाई जाती है। जो चीन और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारी जो उत्तरी और पश्चिमी सरहद है, हमारे यहाँ पे कुछ अभी तक अनडिफाइंड बॉर्डर्स हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है बॉर्डर के बारे में, इसलिए इस तरह की कार्रवाई होते रहती है। चीन और पाकिस्तान का जहां तक संबंध है वो अपने इंटरेस्ट को देखकर कर रहे हैं, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व हैं। चीन चाहता है कि उसको इंडियन ओशन में डायरेक्ट एक्सेस मिले। हमारा जहां तक सवाल है, हम चीन के साथ कोऑपरेटिव जरिए के जरिए डील कर रहे हैं। हम लोग ने अपने ग्राउंड लेवल पे बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हम लोग करते रहते हैं ताकि हम अपने चीनी सैनिकों के साथ, हमारे जो सैनिक हैं चीनी सैनिकों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, ताकि कन्फ्रंटेशन के बजाय हम कोऑपरेटिव मैकेनिज्म से अपना आपस में मेलजोल रखें। पाकिस्तान के साथ मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह की कार्रवाई होती है। हम तो यही चाहेंगे कि उनके साथ भी उस तरह का कोऑपरेटिव मैकेनिज्म हो, लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन जारी रहा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा यह है कि पीओके में चीनी सेना की एक दखल देखी जा रही है, जिसका आपने जिक्र किया है, एक सीपेक कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसकी आड़ में वहां पर चीनी सेना की इंस्टॉलेशन भी की जा रही है। ये हमारे लिए एक थोड़ा खतरे की बात हो सकती है कि हमारे दूसरे फ्रंट पर भी अब चीनी सेना का दखल बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चीन एक बड़ा देश है, महान देश अपने को मानता है। क्या वो अपनी सेना को पाकिस्तान में तैनात करेगा सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए या इस सीपीसी कॉरिडोर के सुरक्षा के लिए, या वो भारत चीन संबंध में चीनी फौज को हरकत करने की इजाजत देगा? मुझे नहीं लगता। देश को किन शब्दों में आश्वस्त करना चाहेंगे? आपके सेनाध्यक्ष होते हुए देश की सरहदें महफूज हैं, सुरक्षित हैं और सेना तत्पर है, क्या कहना चाहेंगे आप देश से? सब हमारे नौजवान सतर्क बैठे हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। देश का उन्हें सहयोग चाहिए, और मैं यही कहूंगा कि क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो बड़े सक्षम रूप से आगे तैनात हैं अपनी सरहदों पर, इसलिए आप बेफिक्र होकर देश के भीतर अपने घरों में आराम से बैठकर
नींद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनन साहब हमसे बात करने के लिए।